नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेतृत्व में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पे दिल्ली का जो चुनाव है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां पर कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। दिल्ली का चुनाव की घोषणा होने से पहले भी इस तरीके की कई सारी चीजें निकल के आ रही थी, जिसमें परवेश वर्मा जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और संदीप दीक्षित के खिलाफ, उन पर आरोप लगा कि वो 1100 रुपए दे करके जो है तो वोट खरीद रहे हैं। इस तरीके के आरोप उन पर लगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा घमासान का दिसंबर के तीसरे चौथे हफ्ते से ही चल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रही है कि बड़ी संख्या में जो है तो वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में नए वोटर ऐड किए जा रहे हैं। इस तरीके के कई सारे मुद्दे इस समय छाए हुए हैं। ये चुनाव से पहले और अभी भी इस तरीके के मुद्दे छाए हुए हैं, जहां पर दिल्ली में चुनाव के समय भी 1.5 लाख के करीब आवेदन, नए वोटर जोड़ने के आवेदन जो है तो इस समय पेंडिंग है। ऐसा जो है तो दिल्ली के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका कहना है। अगर बात की जाए यहाँ पर और कुछ कई सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में इस तरीके की बातें चल रही हैं, तो अब सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर इस समय जो है तो चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इलेक्शन की जो डेट्स आई हैं। इलेक्शन की जो डेट आई है, वोटिंग होगी वो 5 फरवरी को होगी। काउंटिंग जो होगी वो 8 फरवरी को होगी और 8 फरवरी को ही जहां तक है हमें दोपहर तक रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि कौन बनेगा दिल्ली, किस क्या तीसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बना पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है तो जो है तो आगे बढ़ जाती है। बात ऐसी है कि कांग्रेस ने भी कई सारे दावे किए हैं कि कांग्रेस भी बहुत बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ रही है, पर हम सब जानते हैं कि इस समय कांग्रेस की स्थिति जो है तो दिल्ली में उस तरीके की नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सके। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से टक्कर दे सकती है। अब बात करते हैं और मुद्दों के विषय में कि आखिर दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो किस तरीके हैं। तो सबसे पहले आता है नाम परवेश वर्मा का। परवेश वर्मा का का एक कैंपेन चल रहा था और एक तरीके के उनका एक एनजीओ है, जैसा उन्होंने कहा कि एक एनजीओ है उनका जो जिसमें वो गरीब लोगों की मदद करते हैं। इसमें महिला लाभार्थियों को 1100 रुपए कैश दिया जा रहा था एक एनजीओ के माध्यम से। अब उस एनजीओ का क्या कनेक्शन है, ये लीगल तौर पे है तो हम इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनका कहना है कि 1100 रुपए कैश दिए जा रहे थे और कुछ महिलाओं ने बाहर आकर ये कहा कि उनसे ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। ऐसा ऐसा कुछ महिलाओं का दावा था। तो इस बात पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगा, लेकिन क्योंकि उस समय पे आदर्श आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा हुआ था, इससे इलेक्शन कमीशन इस पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। और इनफैक्ट अगर कोई एनजीओ के थ्रू कोई अपने अकाउंटेड पैसे से अगर किसी की मदद कर रहा है तो कोई भी संस्था इस पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन ये तो जनता को डिसाइड करना है कि मोरली और एथिकली अगर किसी के पास अरबों रुपए हैं तो वो क्या वो पैसे इस तरीके से दे करके इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होने के 10 या 15 दिन पहले, अनाउंसमेंट से पहले, क्या ऐसा 1100 या 1200 या 2000 या 3000 रुपए अपनी हैसियत के हिसाब से दे करके लोगों से ये कह सकता है क्या कि हमें वोट देना? मतलब ये एक थोड़ा अजीब सी बात है। तो परवेश वर्मा वैसे भी आप जानते हैं कि वो अपनी बात साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। परवेश वर्मा अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी देर दिनों से चुनाव भी लड़ रहे हैं। सांसद इस बार शायद सांसद का टिकट भी नहीं मिला था, कट गया था इनका। और इस बार जो है तो ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के और संदीप दीक्षित जी के खिलाफ। परवेश वर्मा का के कई सारे विवादित बयान भी रहे हैं जिनके बेसिस पे जो है तो उनके ऊपर काफी इल्जाम भी लगे और एफआईआर दर्ज करने की बात की गई थी। बाद में ये मामला जो है तो रफा दफा हो गया और इस मामले में कोई आगे बात हुई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, जो दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो है तो आम आदमी पार्टी का कहना है। और अगर बात आपको याद हो तो जेपी नड्डा जी ने कहा था कि फ्लोर ऑफ द हाउस में कि जो है तो दिल्ली में रोहिंग्या
और इस तरीके के कई सारे लोग आकर के फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा चुके हैं, जिसका नाम कटना आवश्यक है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और उनके कार्यकर्ता जो है तो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भर करके लोगों के नाम कटवाएंगे भी और लोगों जो जरूरी लोग हैं उनके नाम जुड़वाएंगे भी। इस तरीके की एक्टिविटीज चलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस तरीके की जो एडिशन और डिलीशन है वो भारतीय जनता पार्टी मास स्केल पे करा रही है और इलेक्शन कमीशन उस तरीके से विजिलेंट नहीं है जिस तरीके से उसे होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र में भी इसी तरीके के मुद्दे सामने आए थे, जहां पर लगभग 40 लाख के आसपास इलेक्टोरल्स जो हैं 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर के 2024 महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक बढ़े थे। इस तरीके के नंबर्स बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे और ज्यादातर जगह जहां पर नंबर ऑफ वोट्स बढ़े उन जगहों पर एक आंकड़ा था कि 112 या 123 में से 108 सीटें ऐसी हैं जो कि महायुति जीत गई। तो इस तरीके के और वो मामले भी आज के टाइम पे जो है तो कांग्रेस और कई सारे डिपार्टमेंट है जो कोर्ट में केस भी कर चुके हैं और कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इसके विषय में। अब बात आगे बढ़ते हैं उसके अलावा जो इलेक्शन मैनिपुलेशन की बात की जा रही है कि वोटर लिस्ट पे नाम कटवाना और एक नया जो इल्जाम लगाया है वो ये इल्जाम लगाया है कि 33 वोट जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जो परवेश वर्मा जो कैंडिडेट हैं उनके घर से ही 33 नए लोगों का आवेदन किया गया। इससे पहले शायद उनके घर से 4 या 5 लोगों का ही नाम वोटर लिस्ट में था और अब नए 33 लोगों का वहां पर से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात कही जा रही है। ऐसा दावा है अरविंद केजरीवाल का कि भारतीय जनता पार्टी और प्रवेश वर्मा ये प्रयास कर रहे हैं। अब इस पे इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी और उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा जो शीश महल वर्सेस राजमहल का एक मुद्दा बन गया। आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके के वादे करके आए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। वो गाना भी आ रहा है, बंगला गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके के गाने भी बहुत सारे हैं कि न बंगला ना चाहूं बंगला गाड़ी ना मोटर गाड़ी, इस तरीके की बात कह के आए थे। लेकिन उन्हें सिर्फ जनता का प्यार चाहिए था, जनता की सेवा करनी थी। बट आज आम आदमी पार्टी इज जस्ट लाइक अनदर पार्टी। उसमें कोई पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था भी उनकी पार्टी में नहीं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। क्योंकि पिछले 12 साल से जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से अरविंद केजरीवाल ही उस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं। तो अगर आप देखें इस बात को तो आपको समझ में आएगा कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी और कई सारे जो फाउंडर मेंबर थे वो भी छोड़ करके इसे जा चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ शीश महल वर्सेस राजमहल की। शीश महल जैसे मुख्यमंत्री निवास, दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास जहां पे अरविंद केजरीवाल का निवास था, और राजमहल कहा जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है उसकी। अब प्रधानमंत्री आवास का एक क्लेम आम आदमी पार्टी ने किया है कि वो 2700 करोड़ रुपए का उसमें हुआ है, लेकिन ऐसी कोई सीएजी की रिपोर्ट या किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता। एक मिंट का आर्टिकल मिलता है आज से साल या 2023 का, जिसमें इस तरीके का कोई भी फैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी पूरे तरीके से कोई तथ्यात्मक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो है तो आम आदमी पार्टी ने भी इस पे कोई रखा नहीं है। अब बात करते हैं जो तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यमुना। तो अगर आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया अगले 5 वर्ष में तो मुझे वोट मत देना। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। अब आप जहाँ दिल्ली की जनता डिसाइड कर सकती है कि आम आदमी के यमुना तो अभी साफ नहीं हुई। छठ पूजा में किस तरीके से लोगों ने यमुना के अंदर जा करके छठ पूजा की, उसके दृश्य देख करके ही हमें डर लग गया कि फोम वाली नदी, फोम बह रहा है जिस नदी में, मतलब
से केमिकल्स हैं जिस नदी में, कोई भी स्किन डिजीज हो सकती है, किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े हो सकते हैं उसके अंदर, और उसके बाद लोग मजबूर हैं पूजा करने के लिए उस नदी के अंदर जा करके। तो वो वादा भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो यमुना साफ करने का जो मुद्दा था, उस पे भी अरविंद केजरीवाल पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि अब आजकल जो है ना, पॉलिटिकल राउंड टेबल और इस तरीके के कई कार्यक्रम चलने लग गए हैं। और पहले तो हमने सुना था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी वाला मीडिया है, उसी में इस तरीके के कार्यक्रम चलते थे। हमने देखा कि आज तक के में जब प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें राहुल कंवल, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और इस तरीके के 4-5 लोग जो है तो मिल करके राउंड टेबल कर रहे थे। और अब हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल राउंड टेबल हुई है 4 PM के मंच में। संजय शर्मा जी का मंच है ये। इस संजय शर्मा जी के मंच पर 5 जो पॉलिटिशियंस हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग जो है जा करके वहां पर बैठ करके संजय शर्मा उनसे बातें कर रहे हैं। बातें करने में, इंटरव्यू करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसी तरीके के समझ में आते हैं, जैसे कि मोदी जी क्या आप बंटवा रखते हैं, मोदी जी आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। इस तरीके के जैसे सवाल मोदी जी से पूछे जा रहे थे, उसी तरीके के सवाल संजय शर्मा भी पूछते हुए दिखाई देते हैं। और मोदी जी ने फिर से प्रयास किया अपने आप को भगवान से इंसान साबित करने के लिए। अभी एक इंटरव्यू दिया है निखिल कामत, जो सीईओ जो फाउंडर हैं जीरोधा के, उनको एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में मोदी जी ने कई सारी बातें कही और उसमें इन्होंने कहा कि मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैं भी इंसान हूं, कोई भगवान तो हूं नहीं। तो बेसिकली जो है तो लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी भगवान से अब इंसान की तरफ बढ़ चुके हैं, तो मोदी जी हो गए हैं इंसान। ये है एक नई बात। अब आते हैं इलेक्शन एनालिसिस की तरफ। अगर हम इलेक्शन एनालिसिस की बात करें तो इलेक्शन एनालिसिस इस बार ये कहती है कि कांग्रेस जो इस जोर शोर से लड़ रही है, तो कांग्रेस जो है इसलिए लड़ रही है क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस इस बार जीत तो नहीं सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस को दिल्ली में वापसी करनी है तो आम आदमी पार्टी को एक चुनाव हारना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव जीतना पड़ेगा, तभी कांग्रेस जो है तो वापसी कर सकती है दिल्ली में। क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं हारेगी, तब तक कांग्रेस वापस नहीं आ सकती है। और जब आम आदमी पार्टी को चुनाव तभी हारेगी जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो मतलब एक 10 साल की प्रोसेस है, जिसमें पहले आम आदमी पार्टी हारेगी और उसके बाद ही कांग्रेस एक तरीके से कॉम्पिटिटर की तरह खड़ी हो पाएगी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर धकेली जा सकेगी। ऐसा कांग्रेस का मानना है और ऐसा शायद कई सारे पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उन सबका भी यही मानना है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बात बहुत ज्यादा डिसाइड करने वाला है कि अगर कांग्रेस 10% वोट शेयर को क्रॉस कर पाती है, तो वो बहुत मुश्किल है कि इस बार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाए। और इस बार 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 से 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। और 10 साल के बाद लोग शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल और 10 साल के अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को भी कंपेयर जरूर करेंगे। तो अगर लोगों ने शीला दीक्षित के काम पर वोट दिया, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सरकार ना बना पाए। तो टक्कर जो है इस समय पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ वही कर सकती है कि कांग्रेस को मिलने वाला जो वोट है वो मैक्सिमम आम आदमी पार्टी के खाते से जाएगा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के खाते में वोट गया है वो भी तो कांग्रेस का ही वोट था। तो 2013 से 14 से पहले उसको पता ही होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं थी, और आम आदमी पार्टी का जो वोट आज है वो वही वोट है जो पहले कांग्रेस का वोट हुआ करता था दिल्ली में। तो ये हमारी रही इलेक्शन एनालिसिस। नए साल का पहला एपिसोड हमारा है। आप जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, और आप ये बताएं कि क्या आगे जाकर के इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ काम करना चाहिए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या हरियाणा में और किसी और स्टेट में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप ये जरूर बताएं क्या कांग्रेस इस इलेक्शन में कोई रोल अदा कर सकती है, और
शीश महल, राजमहल के मुद्दे पे आपका क्या सोचना है, इस पर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।